अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। हम एज अ यंग डेटा साइंटिस्ट जैसे ही इस फील्ड के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं यार क्या चीज़ है, इससे हम डिफरेंट प्रोडिक्शंस करेंगे, दोस्तों को मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना कर देंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाएंगे। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डेटा सेट उठाया, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई किया, कुछ चीज़ें देख ली कि जिससे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सही से फिट ना हो पाए, जैसा कि नल वैल्यूज़ हैं उनको हटा दिया, कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं उनके अंदर से स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह को हटा दिया, न्यूमेरिक फॉर्म में किया, कैटेगरिकल इनकोडिंग की और डाल दिया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर। उसके बाद एक्सपेक्ट किया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बहुत ही अच्छे और सुपर डुपर रिजल्ट्स देगा, जो कि इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को पढ़ने के बाद हमारा फोकस होता है कि अब हम जल्दी से डीप लर्निंग को उठा लें और डीप लर्निंग पढ़ना शुरू करें। डीप लर्निंग के डिफरेंट, क्योंकि डीप लर्निंग ने बज़ इतना क्रिएट किया हुआ है ना, तो लोगों को लगता है कि मशीन लर्निंग अब कुछ नहीं रही, अब आपने सिर्फ डीप लर्निंग पे ही काम करना है। और डीप लर्निंग में भी हम जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ नहीं जाते, हम सीधा उठाते हैं सबसे मुश्किल फील्ड कंप्यूटर विजन। और कंप्यूटर विजन के ऊपर हम कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करके फेस रिकग्निशन करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि भाई चीता हो गए अब तो डीप लर्निंग भी हमें आ गई है। डीप लर्निंग अभी एक्चुअली ना मशीन लर्निंग ख़त्म हुई है और ना डीप लर्निंग ख़त्म हुई है, हम चले जाते हैं बिग डेटा की तरफ। और उसके बाद बिग डेटा जब आपसे कंप्यूटर स्पेक्स वाली मांगता है तो आप बोलते हैं यार छोड़ो, अब आप दोबारा आते हो डीप लर्निंग की तरफ। डीप लर्निंग के अंदर आप कोशिश करते हो कि आप कुछ और सीखो, जैसे कि आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाते हो, आप LSTM RNN की तरफ जाते हैं, वो सीखने लग जाते हैं, उसके बारे में पेपर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी अटेंशन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है। आपने किसी एक चीज़ में फोकस नहीं किया, मतलब ठीक है, आपने मशीन लर्निंग उठाई, उसके एल्गोरिदम्स पे चले गए डायरेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द मैथ्स नहीं पढ़ी हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के। हालांकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्या हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी है। देखिए एक बात ध्यान में रखें कि रिक्रूटर्स को जो है ना वो मशीन लर्निंग डॉट फिट की कमांड लगा के डेटा साइंटिस्ट तो शायद बहुत मिल जाएंगे कि आपने वो डेटा सेट उठाया और आपने उस डेटा सेट को उठा के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, वो भी शुक्र है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इनके बगैर नहीं चलते, वरना हम डायरेक्ट ही अप्लाई करने वाले थे। तो रिक्रूटर्स ये नहीं चाहते, रिक्रूटर्स को ऐसे बहुत मिल जाएंगे कि जो डॉट फिट की कमांड अप्लाई करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई कर दें। अगर कोई नहीं भी मिलेगा तो आप खुद सोचें, गूगल से ये देख के करना कितने मिनटों का काम है, आसान है। तो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो ये एक साइंस है, डेटा साइंस, डेटा की साइंस। आप ये सोचें कि ये डेटा आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्या ये डेटा आपसे झूठ बोल रहा है? क्या ये डेटा आपको ये बता रहा है कि रात के वक्त सूरज निकला हुआ था? अगर ऐसा है तो आप उसे डिलीट करना चाहेंगे। अगर आप उसी को उठा के डायरेक्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में फिट कर देंगे तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेंगे। सिर्फ डोमेन नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा। डोमेन नॉलेज का मतलब है कि अगर आपको फाइनेंस की कोई बात कर रहे हैं या सेल्स की अगर आपसे कोई डेटा सेट दिया गया है आपको, तो आपको डोमेन नॉलेज इतनी है कि ये चीज़ इतने की हो ही नहीं सकती जो कि डेटा सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। इसके अलावा भी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू आप आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स को देखते हैं कि क्या ये इन मेजर्स के अंदर ये वैल्यूज़ लाई कर रही है या बाहर जा रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक तरीक़ाकार मौजूद है जिसके थ्रू आप ये पता लगाते हैं कि आपके डेटा सेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की है। और सबसे पहले तो आप ये देखना चाहेंगे कि क्या आपके डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं।
और ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको पता चलता है कि आपका डाटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या वो एक बेल कर्व शो कर रहा है जो करना चाहिए इसको, या नहीं कर रहा? और अगर नहीं कर रहा तो हम इसको बेल कर्व किस तरह लेके जाएंगे? जब भी आपको कोई डाटा मिलता है, चाहे वो कैगल पे हो या कहीं से भी आपने इसको उठाया हो, स्क्रैप किया हो, वो डाटा 100% सही कभी भी नहीं हो सकता। उसके अंदर गलतियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, हमें उन्हें दूर करना है। ठीक है, हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, नैन वैल्यूज़ फिल करनी है। नैन वैल्यूज़ को फिल आउट करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि मीन मीडियन मोड डाल दिया, इसके और बहुत सारे तरीके हैं। और आपको अगर उन प्रैक्टिसेस पे अगर आप अमल करेंगे तो ही आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस की बैकबोन मानी जाती है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप डेटा साइंसेस की तरफ बिगिनिंग में तो चले आप आ गए, आपने देख लिया, लेकिन जब इवेंचुअली आप चीज़ों को सीखने लगें, समझने लगें, तो आपको डेटा साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स को आपको सीखना पड़ेगा और आपको अच्छे लेवल पे सीखना पड़ेगा। इसकी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज़ को भी आप ले सकते हैं। फ्री कोर्सेज़ के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। और इसी वजह से मैं एक पूरा कोर्स स्टैटिस्टिक्स का, जो कि डेटा साइंसेस के अंदर टॉपिक्स यूज़ होते हैं, उनका एक प्लेलिस्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब जबकि डेटा एनालिसिस फॉर पाइथन की प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुकी है और हमने टेबल्यू के ऊपर प्रैक्टिसिंग अपनी डेटा एनालिसिस की कर ली है, तो अब हम देखेंगे इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे मशीन लर्निंग की बिहाइंड द मैथ्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मशीन लर्निंग की बिहाइंड मैथ्स नहीं पता तो आप अच्छे एल्गोरिदम्स कभी अप्लाई नहीं कर सकते अपने डाटा सेट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी और बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। उम्मीद है आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।